सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का आज लास्ट पार्ट है, इसको जल्दी से हम खत्म कर देते हैं। हमने 45 तक पढ़ लिया कि भाई 0 से लेकर 6 साल के बच्चों तक जो राज्य सरकार वगैरह दवाई वगैरह देती है, तो हमने पढ़ लिया। हम बात करते हैं 46 की। 46 क्या कहता है कि आप सभी को पता है कि जो SC या ST होते हैं उनको विशेष छूट मिलती है, ये सबको पता ही इतनी सी बात, ठीक है। अब आज 47 से सीखते हैं। 47 कहता है कि कोई भी जो राज्य होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने राज्य के लोगों को जो आहार है वो पोषण युक्त आहार दे, यानी अच्छा आहार दे। दूसरा ये होता है कि उस राज्य में फैली नशीली दवाइयाँ वगैरह, जैसे आप सभी को पता होगा कि जो कोरेक्स दवाई आती थी खांसी की, वो बंद कर दी गई है, क्योंकि वो जो कोरेक्स दवाई होती थी उनको लोग वैसे ज़्यादा पी जाते थे नशे की वजह से, उसमें ज़्यादा नशा होता था। और दूसरा क्या होता है कि भाई शराब वगैरह बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि शराब जो होता है वो सेहत के लिए हानिकारक होती है और शराब पीकर जो आदमी होता है वो स्वस्थ नहीं रह पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं कि राज्य को कल्याणकारी बनाने की कोशिश करते हैं कि इस राज्य के पास सारी सुविधा या इस राज्य के लोगों को हम सारी की सारी सुविधा दे दें ताकि इन लोगों का कल्याण हो सके, ठीक है। तो इसी में कहा गया कि जैसे पोषण आहार में आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील मिलता था, तो ये उसी कैटेगरी के अंदर आता है। नशीली दवाओं पर बैन लगा दिया गया, कोरेक्स पे बैन लगा दिया। जैसे कुछ राज्यों में, जैसे बिहार में शराब बंद कर दी गई है, ऐसे अलग अलग राज्यों में कई बार शराब बंद कर दी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 48 क्या कहता है, कृषि एवं पशुपालन की बात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखो, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, यानी कृषि ज़्यादा होती है। अपने गांव में भी देखा होगा, ज़्यादातर जो आदमी होते हैं वो किसान होते हैं, यानी कृषि या खेती पर ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो भाई कृषि के ऊपर बढ़ावा दिया गया, यानी अलग अलग प्रकार की कृषि की जो फसल हैं वो अलग अलग प्रकार की लाई गई। दूसरा ये होता है कि पशुपालन। इसमें याद रखेंगे कि गौ हत्या सुनोगे आप लोगों ने कि गाय माता को मार देते हैं कसाई लोग वगैरह, काट देते हैं या लोग बेच देते हैं या दलाली कर देते हैं। तो पशुपालन में क्या समझो, पशुपालन में जो भी पशु आर्थिक सहायता देते हैं, जिनसे हमें आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे हमें पैसा मिलता है, उसमें उस टाइप के हम पशु पाल सकते हैं। जैसे गाय है, दूध देती है। अब देखो, आपने देखा होगा गांव में हम रहते हैं, तो गांव में ज़्यादातर जो आदमी होते हैं वो दूध बेचकर ही गुजारा करते हैं, यानी दूध का काम वो ज़्यादातर करते रहते हैं। तो वो पशुपालन की कैटेगरी के अंदर ही आ जाता है। गाय है, भैंस है, बकरी है। अब ध्यान से समझिए कि भाई जो भी पेड़ पौधे हमें फल या सब्जी देते हैं वो कृषि के कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो दूध वगैरह देते हैं वो पशुपालन की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो हमें फल या सब्जी नहीं देते, तो क्या उनको काट दें? तो भाई वो अगर वो फल या सब्जी नहीं देते, वो ऑक्सीजन तो देते हैं। जैसे भाई बबूल का पेड़ है या फिर पीपल का पेड़ है, ये कहाँ का फल देते हैं? ये फल नहीं देते, लेकिन ये हमारे पर्यावरण के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसलिए 48 का कुछ संशोधन करके 48 का जोड़ दिया गया। ये कहता है कि जो कृषि के कैटेगरी के अंदर नहीं आता वो किसके अंदर आएगा? पर्यावरण के अंदर आएगा। और जो भाई पशुपालन के अंदर नहीं आता वो किसके अंदर आ जाएगा? वन्य जीव। जैसे भाई शेर है, ये कहाँ का दूध देता है, समझ रहे ना? तो भाई शेर वगैरह को वन्य जीव अभयारण्य में डाल दिया गया है, ठीक है। तो आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होती है, हरियाणा जीके में भी आपने अलग अलग पढ़ा होगा, वैसे भी नेशनल जीके में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो भाई जो कृषि या पशुपालन, कृषि में नहीं आता वो पर्यावरण के अंदर आ जाएगा, जो पशुपालन में नहीं आता तो वन्य जीव में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद आप समझ पाए। 49 क्या कहता है? 49 कहता है कि जितने भी राष्ट्रीय महत्व के, जैसे स्मारक है, इमारत है या धरोहर है, जैसे इंडिया गेट है, लाल किला है या सांची का स्तूप है, इनकी हमें क्या करनी है भाई? इनकी हमें बचा के रखना, यानी हमें मतलब इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। तो ये राष्ट्र के महत्व का मुद्दा है। आगे बढ़ते आगे बच्चे याद रखना 50, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 से याद रखेंगे कि 50-50 कर दिया, यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया। अब ये न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, विधान पालिका क्या है, तो इसको समझिए। 3 चीज़ होती हैं, न्यायपालिका, विधान पालिका, कार्यपालिका। जो विधायिका होती है ना, विधायिका, लेजिस्लेचर जिसे बोला जाता है या लेजिस्लेटिव बॉडी जिसे कहा जाता है, जो विधायिका होती है वो विधि का निर्माण करती है। विधि का मतलब होता है कानून। जो विधायिका होती है वो कानून बनाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए GST आप समझ लीजिए। जितने भी हमारे भारत में जितने भी कानून वगैरह बनाए जाते हैं वो विधायिका ही बनाती है, लेजिस्लेटिव ही बॉडी उसको बनाती है। तो मान लीजिए किसी ने GST कानून बना दिया, GST बिल पास कर दिया। अब GST बिल पास कर दिया तो विधायिका का काम हो गया खत्म, यानी विधायिका का केवल इतना सा काम है कि वो कोई भी बिल बना देगी। अब मान लीजिए
एक जीएसटी बिल बना दिया। अब जीएसटी बिल कौन पे नहीं कर रहा है या कम पर कर रहा है या कोई पे उसे नहीं कर रहा है, तो इसको चेक करने का काम कौन करेगी? कार्यपालिका करेगी। अब कार्यपालिका एक बहुत बड़ी संस्था है, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट लगभग कार्यपालिका के अंदर आ जाते हैं। तो भाई मान लीजिए विधि बनाने का काम विधानपालिका ने, विधायिका ने कर दिया। अब वो चेक करेगी कि कौन पे कर रहा है या कौन पे नहीं कर रहा, तो वो कौन करेगी? कार्यपालिका। अब उसके ऊपर नहीं अगर पे कर रहा है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाना है, उसको सजा देनी है, वो कौन करेगी? न्यायपालिका। पहले क्या था कि भाई न्यायपालिका कार्यपालिका का ही हिस्सा थी, लेकिन भाई कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया। भाई अलग अलग होना भी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कोई भी आदमी, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर वही सजा सुनाने लग जाए तो वो बहुत ज़्यादा घूस वगैरह लेने लग जाएगी। वो किसी को मतलब कहे कि भाई 50 लाख रुपए नहीं तो फांसी दे देंगे। तो आप समझिए ना कि भाई न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। याद करने के लिए क्या कर दिया? 50-50 कर दिया। न्यायपालिका 50, कार्यपालिका 50। अंतरराष्ट्रीय 51 क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अब की बार ग्राम सचिव के पेपर में पूछा था ये 51। देखिए क्या होता है कि जैसे हम नेशनल लेवल की बात करते हैं, राष्ट्रीय लेवल की बात करते हैं, तो उसमें भी 2 राज्यों के बीच में, 3 राज्यों के बीच में संधि होती है, समझौता होता है। उसी प्रकार जो हमारे पड़ोसी देश होते हैं, पड़ोसी देशों के बीच में भी संधि होती है, समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मतलब राज्य को क्या करना चाहिए कि भाई विश्व शांति को बनाए रखना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें दूसरे पड़ोसी के साथ युद्ध कर देना चाहिए जैसे पाकिस्तान करता रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें विश्व शांति बनाए रखना चाहिए। अगर हमारी किसी देश से कोई संधि है तो संधि को हमें बरकरार रखना चाहिए, उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसको एज इट इज हमें रख लेना चाहिए। तो आर्टिकल 51 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है, या जो भी संधि हमारे किसी दूसरे देश के साथ हो गई है उसको बनाए रखने की बात करता है। तो बच्चे उम्मीद है कि हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पूरा पढ़ लिया, आर्टिकल वाइज हमने सारा पढ़ लिया। वैसे भी जो इससे जर्नल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभी आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, तो टेस्ट को दीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।